गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन आप लोगों को जो आपके जीटीआई में से जो चैप्टर 6 से डिडक्शंस मिलते हैं उन सभी सेक्शंस का आपको एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो बेसिकली होता तो बीएनपी का है बट उसमें टोटल इनकम पूछी जाती है, तो वहाँ पे जो डिडक्शन का जो एडजस्टमेंट होता है वो आपसे काफ़ी पूछता है। इस चैप्टर से इंडिविजुअली क्वेश्चंस भी आते हैं और प्लस आपका जो बीएनपी या कोई भी हेड के साथ कोई ना कोई डायरेक्शन आपको लेके एक मिक्स क्वेश्चन पूछता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा ही एक चैप्टर है कौन सा, टीडीएस। ये दोनों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इंटर लेवल पे इन दोनों चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते। तो आइए आज अपन डिडक्शन चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको मैं देता हूँ। देखिए बच्चों, डिडक्शन चैप्टर में सबसे पहले तीन प्रकार के डिडक्शंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस। इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। एक होते हैं बच्चों एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन और एक होते हैं बच्चों इनकम बेस्ड डिडक्शन। ठीक है, ये तीन प्रकार के आपके डिडक्शन होते हैं, इन्वेस्टमेंट बेस, एक्सपेंडिचर बेस और तीसरा कौन सा होता है, इनकम बेस। एक चीज ध्यान रखना, जैसे सपोज कीजिए तुम्हारी एक शॉप है, तुमने 20 लाख रुपए तुम्हारी सेल है, तुम्हारे जो शॉप के एक्सपेंडिचर थे, बिजनेस के एक्सपेंडिचर थे, वो तुम्हारे मान लो 5 लाख रुपीज थे। बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? 15 लाख बचे। फिर तुम इस पैसे को घर पे लेके जाते हो और तुम्हारे कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं, तुम्हारे कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे खाने पीने का सामान, ग्रोसरी का सामान, कपड़े, बच्चों की फीस, कुछ भी पर्सनल एक्सपेंडिचर। मान लो वो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो 8 लाख। अब तुम्हारे बैंक में कितने रुपए बचे? 7 लाख। तो तुम्हारे पास जो तुम्हारी सेल हुई वो 20 लाख की हुई, बिजनेस एक्सपेंडिचर 5 लाख के हुए, 15 तुम्हारे पास बचे, 8 लाख तुम्हारे हो गए पर्सनल खर्चे, अब 7 लाख तुम्हारे पास बचे। अब हम 7 लाख का क्या कर देते हैं, जैसे हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, गोल्ड खरीद लिया, जमीन खरीद ली, मान लो हमने कार खरीद ली, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप खर्चे, कैपिटल खर्चे कर दिया आपने। आपके पास रिमेनिंग बचा 2 लाख। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ बच्चों, आप पे टैक्स कितने पे लगेगा? 20 लाख पे, 15 लाख पे, 7 लाख पे या 2 लाख पे? तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स में क्या है, जो कमाने से संबंधित खर्चे होते हैं, जो कमाने से संबंधित खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो बताओ, ये तो आपकी इनकम में से लेस हो जाएंगे, लेकिन जो आपके पर्सनल खर्चे होते हैं या जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं बच्चों, इनका डिडक्शन नहीं मिलता, इनका डिडक्शन मिलता। तो मैं वापस बोल देता हूँ, अगर आपके जो अर्निंग से संबंधित खर्चे होते हैं, दैट इज ऑफिस एक्सपेंडिचर, वो तो आपको अलाउड हो जाएंगे। जो तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट होते हैं बच्चों, वो आपको अलाउड नहीं होते हैं। इनको लॉ में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। हाउएवर, जब आप जीटीआई निकालते हैं तो कुछ नोटिफाइड खर्चे जिनका जिक्र सेक्शन 80D से लेके 80GGC में आता है, कुछ नोटिफाइड एक्सपेंडिचर है, इनके लिए स्पेसिफिक सेक्शंस बने हुए हैं, वो आपको कंडीशन पूरी करने पे एक लिमिट तक क्या हो जाएंगे बच्चों, अलाउड हो जाएंगे। तो बस जिनके लिए लॉ में लिखा हुआ है ना, वो तो पर्सनल खर्चे आपको अलाउड हो जाएंगे, जिनके लिए लिखा हुआ नहीं है वो पर्सनल खर्चे आपको अलाउड नहीं होंगे। इसी तरीके से बच्चों, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हाउएवर, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको 80C से लेके 80CCD में क्या कर रखा है, नोटिफाइड कर रखा है, 80C से लेके 80CCD में नोटिफाइड कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट आपको एक लिमिट तक अलाउड हो जाएंगे अगर आपने सर्टेन कंडीशन क्या कर दी है, पूरी कर दी है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा जनरल प्रिंसिपल है उसके एक्सेप्शंस दिए गए हैं जीटीआई के अंदर। इसके अलावा तो ये होता है इन एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन, एक होता है इन्वेस्टमेंट बेस्ड होता है, और एक होता है बच्चों अगर आपकी जीटीआई में कुछ पर्टिकुलर इनकम्स इंक्लूड है तो एक बार तो जीटीआई में इंक्लूड कर लो, और जीटीआई में से बाद में कुछ इनकम्स का क्या मिलता है, डिडक्शंस मिलता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो आपको डिटेल क्लास में बता चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, खैर अब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कौन कौन से नोटिफाइड एक्सपेंडिचर है जिसका आपको इनकम टैक्स में क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है।
बच्चों यहाँ पे 3 सीरीज होती है। एक सीरीज है ATD, ATDD, ATDDB। ये हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। एक सीरीज होती है ATE, ATEE, ATEEA, ठीक है ना, ATEA और ATEEB। एक ये सीरीज होती है बच्चों, ठीक है। ये बेसिकली कुछ प्रकार के जो इंटरेस्ट है वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट है वो आपको अलाउड होते हैं। एक सीरीज होती है G, ATGG, ATGGA, ATGGB और ATGGC। तो ध्यान रखना बच्चों, जो मैंने ये बताए यही आपको अलाउड होते हैं। इसके अलावा तुम्हारे कोई भी पर्सनल खर्चे होंगे वो आपको अलाउड नहीं होंगे। बच्चों ये हेल्थ पर है, इसका मेनली फोकस हेल्थ सेक्टर पे है। कुछ नोटिफाइड इंटरेस्ट है जिनका जिक्र यहाँ कर रखा है वो आपको अलाउड होते हैं, और ये बेसिकली डोनेशन नेचर के हैं, डोनेशन नेचर के हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा बच्चों, ATD। ATD बच्चों, ATD जो सेक्शन है उसमें ये लिखा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। उसमें लिखा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके अंदर सबसे पहले 2 पॉइंट है, आप अपना, स्पाउस का और डिपेंडेंट चाइल्ड का। आप अपना, स्पाउस का और डिपेंडेंट चाइल्ड का। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, आपने पॉलिसी GIC से ली है या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम से ली है या नोटिफाइड जो IRD के द्वारा जो नोटिफाइड कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी उनसे आपने ली है, तो जितना आपने प्रीमियम पे किया, जितना आपने इन तीनों के ऊपर प्रीमियम पे किया वो ले लो, और 25,000 दोनों में से जो लोअर है ना उसका आपको बच्चों ATD का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है 25,000। बट अगर इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 25,000 की जगह आपको 50,000 मिलेगा। सीनियर सिटीजन ध्यान रखना रेजिडेंट होना जरूरी होता है और एज 60 प्लस होता है। अगर आपकी एज 90 है बट आप नॉन रेजिडेंट हो तो उसको सीनियर सिटीजन नहीं बोलते हैं। उस केस के अंदर बच्चों फिर आपको 25,000 का ही बेनिफिट मिलेगा, ना कि आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो तीन रिलेशनशिप कौन है, इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड, ठीक है। उसके अलावा एक तो ये हो गया, फिर एक दीवार की तरफ इधर उड़ आते हैं। अगर पेरेंट्स, पेरेंट्स पे भी आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, चाहे पेरेंट डिपेंडेंट हो या ना हो, अगर पेरेंट्स पे भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो जितना आपने पेरेंट्स पे प्रीमियम पे किया और 25,000 दोनों में से जो लोअर है उसका बच्चों आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो वो 25 की जगह आपको 50,000 का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। लेकिन पेरेंट्स का 25-50 अलग है और इंडिविजुअल स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड का 25 अलग है, दोनों अलग अलग है। एक कंडीशन और है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1 रुपए का भी प्रीमियम कैश में पे कर दिया तो आपको इस सेक्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, एक कंडीशन और है यहाँ पे, अगर अगर आपने, आपके सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस नहीं हो रखा, इंश्योरेंस नहीं हो रखा, और अगर आपने, उनकी एज 60 प्लस है, सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस नहीं हो रखा और उनकी एज 60 प्लस है, तो उस केस के अंदर बच्चों उनके जो हेल्थ के एक्सपेंडिचर होंगे, मेडिकल एक्सपेंडिचर होंगे बच्चों, वो भी प्रीमियम की तरह ही माना जाएगा। ऐसे मानना वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो प्रीमियम ही है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बट ये बेनिफिट एक्सपेंडिचर को प्रीमियम तभी मानेंगे जब उनका इंश्योरेंस नहीं हो रखा। ओके, एक ये बात है। उसके अलावा यहाँ पे एक बात और है कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो उसके लिए आपको जितना आपने इन सब पर खर्च किया, इन सब पर मतलब इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड और पेरेंट्स, जितना भी खर्च किया, और 5,000 रुपीज दोनों में से जो लोअर है उसका आपको क्या मिलेगा, और डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे इस सेक्शन में 2 प्रकार के डिडक्शन कवर कर रखे हैं, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम और दूसरा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने ऐसा नहीं बोला कि 25 + 5, ये जो 5,000 है ये 25 की ओवरऑल लिमिट के अंदर ही आता है। तो सपोज करो तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम 23,000 का पे किया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 का पे किया, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पहले 5 तक अलाउड होगा। अब नॉट 23 और 5, इसका टोटल हो गया 28, और आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो बच्चों वो 25,000 तक अलाउड होगा। मतलब ये जो 5,000 है ये 25,000 के एक्स्ट्रा नहीं है, उस 25,000 के अंदर ही इंक्लूड होता है, ठीक है। आई होप आपको याद आ गया होगा इस केस के अंदर। अच्छा, और एक बात और है कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका पेमेंट तो कैश में नहीं होना चाहिए, बट आप ये मेडिकल एक्सपेंडिचर जो आपका ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है इसका पेमेंट अगर आपने कैश में भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और है कि जैसे अपन ने
25,000 स्पाउस, इंडिविजुअल और डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए अपन ने अलग देखा और पेरेंट्स के लिए अलग देखा, लेकिन ये जो 5,000 रुपीज होता है वो ओवरऑल पूरे परिवार का होता है। और ध्यान रखना, इन 3-5 ये 4-5 रिलेशनशिप के अलावा अगर ब्रदर सिस्टर इन पे खर्च किया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये सेक्शन 80D है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कौन सा सेक्शन पढ़ा दिया बच्चों? 80D, ये सारी बातें मैंने बोल दी। अब आइए नेक्स्ट 80DD, ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट। ठीक है, 80DD इसका बेनिफिट किसको मिलता है बच्चों? रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ। मतलब जो पेयर है वो रेजिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ होना चाहिए। ठीक है, उसने उसने खुद पर, स्पाउस पर, चाइल्ड पर, पेरेंट्स पर या ब्रदर सिस्टर पर, दादा दादी यहाँ नहीं आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आएंगे, इन पर, इनका अगर ये हैंडीकैप्ड है और इनके ट्रीटमेंट पे, ट्रेनिंग पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंडिचर किया या इनके बेनिफिट के लिए सीबीडी के द्वारा जो नोटिफाइड स्कीम है उसमें पैसा जमा कराया, 1 रुपया भी जमा कराया, 100 रुपए भी जमा कराए, 10 लाख रुपए भी जमा कराए, कितना भी जमा कराए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट स्पेंड, आपको एक फिक्स डिडक्शन मिलेगा 75,000 का। और अगर वो डिसेबिलिटी सीवियर है, मतलब 80% से ज्यादा डिसेबल है, तो बच्चों डिडक्शन का अमाउंट 1,25,000 होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अमाउंट स्पेंड कितना भी हो आपको फिक्स डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो हैंडीकैप इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद हैंडीकैप इंडिपेंडेंट, खुद कमा रहा है, तो फिर उसके पेरेंट्स को बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हैंडीकैप को खुद को एटीयू में इतना ही क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। आई होप आपको ये सब प्रोविजंस क्लियर हो चुके होंगे। 80DD। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन आता है 80DD। 80DD ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। स्पेसिफाइड, अपन को इनकम टैक्स में जो नॉर्मल बीमारियां होती है उसका इलाज करवाते हैं तो हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन स्पेसिफाइड बीमारियां, स्पेसिफाइड डिजीज का अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो 80DD के अंदर आपको क्या मिलता है? डायरेक्शन। ट्रीटमेंट वही किसके लिए करवा रहे हो? खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स के लिए, इनके लिए आप क्या करवा रहे हो बच्चों? ट्रीटमेंट करवा रहे हो। ठीक है, तो आपने स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट कराया। स्पेसिफाइड डिजीज क्या होती है? जो यहाँ पे रूल नंबर 3A के अंदर बता रखी है, ये स्पेसिफाइड डिजीज है जिनका आपने टीवी, कैंसर, HIV, इनका आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो। तो जितना आपने ट्रीटमेंट पे खर्च किया वो ले लो, जितना आपने ट्रीटमेंट पे खर्च किया वो ले लो, एंड 40,000 रुपीज दोनों में से जो लोअर है उसका डिडक्शन मिलेगा। अगेन, अगर आपने खर्चा सीनियर सिटीजन पे किया है तो ये 40,000 की जगह बच्चों क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपीज हो जाएगा। 40,000 की जगह क्या हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो सपोज करो आपने एक इस पे आपके जो रिलेटिव्स जो उसकी डेफिनेशन में बता रखे हैं, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे आपने स्पेसिफाइड डिजीज पे आपने 55,000 खर्च किया, तो 55,000 और 40,000 दोनों में से जो लोअर है उसका आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन। अब डिडक्शन अमाउंट में से अगर आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी से आपको रियम्बर्समेंट मिला था या आपके मेडिकल बिल एम्प्लॉयर ने रियम्बर्स कर दिए थे, सपोज करो दोनों ने मिलकर 30,000 रुपए रियम्बर्स कर दिए थे, तो आपका डिडक्शन अमाउंट कितना आया था? 40,000। उसमें से 30,000 रुपए आप क्या कर देना? लेस कर देना, बैलेंस का ही क्या मिलेगा? डिडक्शन। तो पहले आप 55,000 और 40,000 दोनों में से जो डिडक्शन अमाउंट निकालोगे और उसमें से फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी या एम्प्लॉयर ने आपको कोई रियम्बर्स किया है वो वहां से लेस कर देना, बैलेंस का आपको इनकम टैक्स में क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से मेरे कौन से सेक्शन हुए? 80D, 80DD और 80DD। ठीक है बच्चों, रिलेशनशिप में कौन कौन आता है मैंने यहाँ पे बता दिया। 80D में किसके ऊपर खर्च करने में मिलेगा, DD में किस पे मिलेगा और DD में किस पे मिलेगा, यहाँ पे रिलेशनशिप मैंने आपको बता रखी है। ओके, अब नाउ आते हैं बच्चों ई सीरीज। ई सीरीज, ठीक है, एक सेक्शन है 80E, एक सेक्शन है 80EE, एक सेक्शन है 80EA, एक सेक्शन है 80EEB। ई सीरीज बच्चों, पहला सेक्शन है, अगर आपने हायर स्टडी के लिए लोन लिया, हायर स्टडी के लिए लोन लिया तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया होगा उसका यहाँ पे आपको क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। कंडीशन क्या है? पहली बात, डिडक्शन केवल इंडिविजुअल को मिलता है। जब मैंने कुछ बोला नहीं, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट, तो मान लो एप्लीकेबल कोई एप्लीकेबल जो कुछ भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, तो डिडक्शन केवल किसको मिलता है? इंडिविजुअल को मिलता है। कंडीशन नंबर 1, लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से लिया। अगर आपने अपने दोस्तों से लोन ले लिया तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लोन आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से लिया है। इसके अलावा और कंडीशन क्या है बच्चों? आपने लोन हायर स्टडी के लिए लिया है। आप ये मान लो 12th के बाद की स्टडी के लिए लिया, 12th के बाद की स्टडी के लिए लिया है। आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, ना एमकॉम कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्या लिया? लोन लिया। ओके, लोन किसके लिए लिया? खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, या जिसके आप लीगल गार्जियन हो, जिसके आप क्या हो? लीगल गार्जियन हो।
तो अब यहाँ पे जब मैंने बोला खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए, तो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं कह रखा। जब तक लॉ में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं होगा तो मान लेना दोनों आते हैं। अच्छा, पढ़ाई कहीं भी करो, इंडिया इंडिया के बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए, इंडिविजुअल ने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से लोन लिया, हायर एजुकेशन के लिए लिया, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए जिसका वो लीगल गार्जियन है, तो उस केस के अंदर उसने जो लोन में जो उसकी ईएमआई आएगी, उसमें जो इंटरेस्ट पे किया, प्रिंसिपल नहीं इंटरेस्ट, उसका आपको अनलिमिटेड अमाउंट का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर मान लो लोन 8 साल से ज्यादा के लिए लिया है तो आपको जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो देखो बच्चों, आपने नोटिस किया, हेल्थ इंश्योरेंस हमारा पर्सनल खर्चा था, हैंडीकैप का इलाज हमारा पर्सनल खर्चा था, स्पेसिफाइड बीमारियों का इलाज हमारा पर्सनल खर्चा था, पढ़ाई के लिए लोन हमारा पर्सनल खर्चा था। ये जो नोटिफाइड खर्चे होते हैं इन्हीं का आपको डिडक्शन मिलेगा। ऐसा कोई खर्चा जो इन नामों में नहीं आ रहा तो बच्चों आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद आता है बच्चों 80 ई। 80 ई आपको पता है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दो प्रकार के घर होते हैं, एक होता है लेट आउट, एक होता है डीम टू बी लेट आउट, और होता है एसओपी। तो जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं और हमारी ईएमआई आती है तो जो प्रिंसिपल होता है उसका डिडक्शन तो हमको एटीसी में मिल जाता है, और जो इंटरेस्ट होता है उसका डिडक्शन हमको लेट है ना हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 24 में मिल जाता है। और वहां पे आपको पता है लेट आउट और डीम टू लेट आउट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी अमाउंट हो आपको वहां पे क्या मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है। लेकिन आपको पता होगा, अगर आपने एसओपी के लिए लोन लिया तो वहां पे मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही अलाउड होता है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होता। तो सपोज करो आपने एसओपी के लिए हाउसिंग लोन लिया और आप सपोज करो 2 लाख से कम का इंटरेस्ट दे रहे हो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी में ही क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 लाख से ज्यादा का लोन इंटरेस्ट पे किया, 2 लाख से ज्यादा का इंटरेस्ट पे किया, तो आप एक काम करना, 2 लाख तक तो का हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन लेना, और जो बैलेंस है अगर आप 80 की कंडीशन को क्या कर देते हो, पूरा कर देते हो, तो जो बैलेंस है वहां पे आपको मैक्सिमम 50,000 तक का क्या ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपने 280 का इंटरेस्ट पे किया, तो 2 लाख तो आप हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर लेना और 50,000 का आपको बेनिफिट यहां मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, एक तो लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है, लोन किससे लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, जबकि सेक्शन 24 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। अगर आपने अपने दोस्तों से भी लोन लिया है तो भी आपको अलाउड हो जाता था। तो पहली कंडीशन है लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है, लोन सैंक्शन 16-17 में हुआ है, इसका मतलब ये सेक्शन पुराना है। अगर आज आपने कोई लोन सैंक्शन कराया तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लोन सैंक्शन 16-17 में हुआ है, डिसमेंट है ना, लोन सैंक्शन 16-17 में हुआ है। लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 35 लाख से ज्यादा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपने जो घर बनाया है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और आपके पास एक भी ऑलरेडी रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। तो 4 कंडीशन क्या होगी बच्चों, लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया, यहाँ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट भी नहीं है, नंबर 1। आपने लोन अमाउंट 35 लाख 35 लाख से ज्यादा नहीं है, नंबर 2। जो घर बनेगा वो 50 लाख से ज्यादा का नहीं है, और आपके पास एक भी घर नहीं है। तो आपको 2 लाख के अलावा जितना भी आपने 2 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया वो ले लो, और 50,000 दोनों में से जो आपका लोअर है उसका बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। बच्चों एक नया सेक्शन आया, कौन सा, 80 एक नया सेक्शन आया, कौन सा बच्चों, 80 80 है। इसमें क्या है बच्चों, 80 के अंदर क्या है, सेम जो आपने 80 पढ़ा वैसा ही मिलता जुलता सेक्शन है विद माइनर चेंज। आपको पता है 80 का बेनिफिट अभी मिलता है जब लोन 16-17 में सैंक्शन हुआ है। अगर लोन 16-17 में सैंक्शन नहीं हुआ तो 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक नया सेक्शन है 80 अगर लोन आपका 1920 से लेके अगर 2021 के बीच में सैंक्शन हुआ है, 1920 से लेके और 2021 के बीच में क्या हुआ है, सैंक्शन हुआ है, तो उस केस के अंदर, और अगर आप इस सेक्शन की कंडीशन को क्या कर देते हो, पूरा कर देते हो, इस सेक्शन की कंडीशन को क्या कर देते हो, पूरा कर देते हो, तो आपको 2 लाख तक का तो हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, और इस सेक्शन में मैक्सिमम 1.5 लाख का एक्स्ट्रा और डायरेक्शन मिल जाएगा, वही मिलेगा किसका, इंटरेस्ट का। तो अगर आपने हाउसिंग लोन लिया तो प्रिंसिपल तो बच्चों एटीसी में लौट जाएगा। अगर मान लो आपने 4 लाख का इंटरेस्ट पे किया तो 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड हो जाएगा, और 1.5 लाख रुपए 1,50,000 का इंटरेस्ट आपको कहां अलाउड हो जाएगा बच्चों, 80 में जाएगा। बट इसकी कंडीशन क्या है, अगेन लोन आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है, लोन आपने किससे लिया है बच्चों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, आप 80 का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, 50,000 वाला बेनिफिट नहीं ले रहे हो,
तीसरी कंडीशन, आपके पास कोई और घर नहीं होना चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है कि जो आपकी एसवीए वैल्यू है मकान, यहाँ पे लोन अमाउंट कुछ नहीं है, जो मकान की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 80 में तो क्या था बच्चों, लोन अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, घर 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों कि एसवी की वैल्यू 45 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, लोन कितने का भी ले उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये चारों कंडीशन आप पूरी कर दोगे तो बच्चों आपको 2 लाख तक का तो हाउस प्रॉपर्टी मिल जाएगा और 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिल सकता है। एक चीज मैं बताता हूँ, जो मैंने अमेंडमेंट्स है जो रिसेंटली थोड़े बहुत छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आए, उसकी मैं आपकी सेपरेट क्लास लूंगा। इसके अंदर मैं भी अमेंडमेंट आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वो, क्योंकि मैं उस पर अलग से फोकस करूंगा वो क्या बोल रहा है, हालांकि ज्यादा अमेंडमेंट्स इस चैप्टर में आए नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अब आता है बच्चों कौन सा, तो मैंने आपको दो कौन कौन से बता दिए, एटी बता दिया, डबल ई बता दिया, और एक आ गया एटी डबल ई ए, एक आता है बच्चों एटी डबल ई बी। बच्चों आपने कार के लिए लोन लिया, अगर कार बिजनेस के काम में आ रही है तो आपको वो खर्चा बीएनपी में ही अलाउड हो जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में अलाउड हो जाएगा। लेकिन कार अगर पर्सनल पर्पज के काम में आ रही है तो आपको पता है कार खरीदने का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, और प्लस उस पर जो आपने ईएमआई दी, उस पर जो लोन या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट दिया उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन बच्चों एक रिसेंटली एक नया सेक्शन आया है, अगर आप इस सेक्शन की कंडीशन को क्या कर देते हो, पूरा कर देते हो, तो आपने जो कार के लोन में जो ईएमआई पे की, प्रिंसिपल का नहीं इंटरेस्ट जो पे किया, उसका आपको इस सेक्शन में बच्चों क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। कंडीशन क्या है, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, मतलब बेनिफिट केवल इंडिविजुअल को ही मिलेगा, इनफैक्ट एचयूएफ को भी नहीं मिलेगा, बेनिफिट केवल किसको मिलेगा बच्चों, इंडिविजुअल को ही मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू कंडीशन यह है कि बच्चों आपने लोन किससे लिया है बच्चों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है, यहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट भी नहीं है ना दोस्त है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया, मतलब बैंक वगैरह से लिया है। लोन आपका 1920 से लेके 22-23 के बीच में सैंक्शन हुआ है, अगर उसके बाद में सैंक्शन होगा या पहले होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन है बेनिफिट इंडिविजुअल को मिलता है, असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए, है ना। लोन आपका 1920 से लेके 22-23 के बीच में क्या होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए, और लोन आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ही लिया है। लोन आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए खरीदा है, एमजी की जो गाड़ी आती है, टाटा मोटर्स की जो आजकल गाड़ियां आ रही है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, उनके लिए ही आपने क्या लिया है, लोन लिया है। और आपने, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर एनबीएफसी भी स्पेसिफाइड, एनबीएफसी भी इंक्लूड है, इनसे आपने लोन लिया है। तो जितना आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट और 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो लोअर है उसका आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, डिडक्शन मिल जाएगा, उसका आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। तो बताइए मेरी कौन सी सीरीज कंप्लीट हो गई बच्चों, एटी डी हो गया, एटी डबल डी हो गया, एटी डी डी बी हो गया, एटी ई हो गया, एटी डबल ई हो गया, एटी ई ए हो गया, और आ रहा है एटी ई ई बी। ये मेरी हो गई यहाँ पे सीरीज। अब आता है बच्चों नेक्स्ट सीरीज आती है बच्चों, एटी जी, एटी डबल जी, एटी जी जी ए, एटी जी जी बी, और एक क्या, एटी जी जी सी। आइए बच्चों ये अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है आपका सीरीज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने कुछ नोटिफाइड इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पे 4 प्रकार के डोनेशन होते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। बच्चों हम इसको कैटेगरी ए बोल रहे हैं जिनके नाम ये दे रखे हैं, कैटेगरी बी हो रहा है, कैटेगरी सी हो रहा है, और कैटेगरी डी। 4 प्रकार के यहाँ पे डोनेशन होते हैं, 4 प्रकार के। ये सेक्शन का बेनिफिट सभी को मिलता है, चाहे आप ऑल एसएससी को मिलता है, कोई भी इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, कोई भी हो, सबको बेनिफिट मिलता है। डोनेशन काइंड में नहीं होना चाहिए, डोनेशन काइंड में नहीं होना चाहिए, और अगर आप, और डोनेशन चेक से होना चाहिए। अगर आप कैश डोनेशन दे रहे हो तो इस सेक्शन में मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2000 से ज्यादा का नहीं मिलेगा, तो कैश डोनेशन आपको 2000 से ज्यादा का अलाउड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डोनेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर आपने इन नामों को डोनेशन दिया, इन नामों को डोनेशन दिया कितने का भी, तो आपको 100% क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ये बच्चों आपको नाम याद नहीं करने, शुरू के 2 नाम याद कर लेना और लास्ट के 6 नाम याद कर लेना, जनरली एग्जाम में यही पूछा जाता है, बस इनको रीड कर लेना बट इनको लर्न कर लेना। तो अगर इन नामों को आपने डोनेशन दिया तो बताइए आपको 100% क्या मिल जाएगा, रिजेक्शन। लॉ ऐसा नहीं कहता कि किसी को भी दे दो, जो नोटिफाइड इंस्टीट्यूट्स है या फंड्स है उनको ही अगर आप डोनेशन देते हो तो ही आपको क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। कैटेगरी बी के अंदर बच्चों 4 नाम ही आते हैं, अपनी मर्जी से कोई नाम मत जोड़ देना। अगर आपने कैटेगरी बी वाली संस्थाओं को, इंस्टीट्यूट्स को, फंड्स को डोनेशन दिया तो जितना दिया, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए दिया तो उसका 50% आपको 50,000 रुपए का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद कैटेगरी सी, बच्चों कैटेगरी सी में 2 प्रकार के डोनेशन आते हैं, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग
चलाने वाली संस्थाओं को या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, बट ये वाला बेनिफिट केवल कंपनी को मिलता है, ऊपर वाला सभी एसएसजी को मिलता है। अगर आपने इसके अंदर जो डोनेशन दिया, टोटल मान लो 1 लाख का डोनेशन दिया, और यहाँ पे आपको एक एडजस्टेड जीटीआई निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड जीटीआई बच्चों, ये एडजस्टेड जीटीआई का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एडजस्टेड जीटीआई निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसका उसका 10% वो निकाल लेना। तो क्या बोला अपन ने, यहाँ पे क्या करना है अपन को, जितना आपने डोनेशन दिया, सपोज करो इनको आपने 1 लाख का डोनेशन दिया, आपकी एडजस्टेड जीटीआई आ रही है सपोज करो 12 लाख, तो 12 लाख का 10% कितना होता है, 1,20,000। दोनों में से जो लोअर है उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। अगर सपोज करो आपकी एडजस्टेड जीटीआई मान लो 8 लाख की आ रही है, तो ये आएगा 1 लाख, और एडजस्टेड जीटीआई का 10% 80,000। दोनों में से जो लोअर है उसी का आपको क्या मिलेगा बच्चों, डिडक्शन मिलेगा इसके अंदर। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या होता है, जो आपकी जीटीआई है वो ले लीजिए, उसमें से 112 ए 111 ए वाली इनकम अगर इंक्लूड है तो वो हटा दो, और 80 जी को छोड़कर जितने भी आपके डिडक्शंस होते हैं वो सारे माइनस कर दीजिए। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एडजस्टेड जीटीआई, ठीक है बच्चों। एक आता है कैटेगरी डी। 80G5 एक फंड है, इसमें अप्रूव्ड फंड्स को आपने डोनेशन दिया है, या किसी भी नोटिफाइड टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च, इनको आपने डोनेशन दिया है, अप्रूव्ड मंदिर वगैरह को आपने डोनेशन दिया है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, जितना डोनेशन दिया, अरे जितना डोनेशन दिया उसका 50% ले लो, डोनेशन का 50% ले लो। दूसरा क्या है कि 50% ऑफ 50% ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड क्या, जीटीआई, माइनस सी कैटेगरी में जितना डोनेशन क्या हुआ था, अलाउड हुआ था। वापस सुन लो क्या फॉर्मूला है, आपने इस डी वाली कैटेगरी में जो डोनेशन दिया उसका 50% ले लो, फिर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, जो आपने ऊपर भी 10% एडजस्टेड जीटीआई निकाली थी वो ले लो। सी में जितना डोनेशन अलाउड हुआ था, मान लो सी में 80 अलाउड हुआ था, वो माइनस कर दो, और उसका भी फिर 50% ले लो, और दोनों में से जो लोअर है उसका आपको 80G के अंदर क्या मिलेगा बच्चों, डिडक्शन मिलेगा। तो अभी तक जो मैंने सेक्शन पढ़ा है उसमें एक थोड़ा सा 80D और एक थोड़ा सा 80G, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बाकी कुछ भी नहीं है बच्चों उसके अंदर। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आता है बच्चों कौन सा, 80GG। ये डोनेशन नहीं है, ये एक अलग चीज है, इसके बारे में सेपरेटली बात करेंगे। इसके बाद आता है बच्चों 80GG, 80GG, ठीक है। अगर आपने हमारे अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन दिया फॉर साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने वाली संस्थाओं को डोनेशन दिया, या कुछ एलिजिबल प्रोजेक्ट या स्कीम को डोनेशन दिया, तो जितना भी डोनेशन दिया और डोनेशन अमाउंट का आपको 100% क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। बट डोनेशन कैश में नहीं होना चाहिए, कैश डोनेशन केवल बच्चों 2,000 रुपए तक का ही अलाउड है। अगर 2,000 से ज्यादा का आपने डोनेशन दिया कैश में, तो इस सेक्शन का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कैश डोनेशन बच्चों आपको 2,000 रुपए तक का ही क्या होता है, यहाँ पे अलाउड होता है। ओके, उसके बाद आता है बच्चों 80GGB और 80GGC। मैं इनको कंबाइंड में बता देता हूँ, है ना। एक डायरेक्शन केवल कंपनी को मिलता है, एक अदर देन कंपनी को मिलता है। तो अगर कोई अदर देन कोई भी एसएससी इंक्लूडिंग कंपनी, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को छोड़ दो, कोई भी एसएससी इन 2% को छोड़ दो, कौन कौन, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को छोड़ दो। अगर ये किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी या अप्रूव्ड इलेक्टोरल ट्रस्ट को क्या देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो जितना भी डोनेशन दिया उसका आपको 100% इनकम टैक्स में जीटीआई में से क्या मिल जाएगा बच्चों, डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ तक ध्यान रखना बच्चों, आपको 100% आपको जीटीआई में से क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पे कैश डोनेशन 1 रुपए का भी अलाउड नहीं है, कैश डोनेशन 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बच्चों मैंने आपको डबल जी ये भी बता दिया। अब एक आता है डबल जी। देखो बच्चों, डबल जी सेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। ये सेक्शन क्या है कि इंडिविजुअल 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो बिजनेस कर रहा है, एक जो जॉब कर रहा है। कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो बिजनेस करने वाला हो या जॉब करने वाला हो, उसको एचआरए नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है जिनको एचआरए मिलता है उनको तो सैलरी में रेंट पेड का बेनिफिट मिल जाता है। तो हमने क्या कोई गुनाह कर दिया क्या? तो ऐसा इंडिविजुअल जिसको, चाहे वो बिजनेसमैन हो या जॉब करने वाला हो, जिसको एचआरए नहीं मिल रहा और वास्तव में वो रेंट पे कर रहा है, वास्तव में जो क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो ये सेक्शन बोल रहा है एचआरए नहीं मिल रहा और वास्तव में क्या कर रहा है बच्चों, वो रेंट पे कर रहा है, वास्तव में रेंट पे कर रहा है। और अगर वो ये सारी कंडीशन क्या कर दे, पूरी कर दे, तो उस केस में 5,000 पर मंथ, एडजस्टेड जीटीआई का 25% और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, इन तीनों में से जो लोअर है ना उसका उसको क्या मिलेगा बच्चों, डिडक्शन मिलेगा। इन तीनों में से जो लोअर होगा उसका क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कितना कितना, 5,000 पर मंथ, 20% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। बट यहाँ पे कंडीशन क्या क्या पूरी करनी पड़ेगी, एक तो आपको एचआरए नहीं मिल रहा है, दूसरा आप रेंट पे कर रहे हैं,
तीसरा, जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं वहां खुद का, स्पाउस का, खुद का, स्पाउस का, माइनर चाइल्ड का या एचओ का जिसके आप मेंबर हो, उसके नाम का मकान ही नहीं होना चाहिए। जिस सिटी में आप रहते हैं, स्पाउस का, खुद का, माइनर चाइल्ड का और एचओ के नाम का मकान ही नहीं होना चाहिए, और किसी का हो सकता है। और अदर सिटी में आप रहते हैं, अदर सिटी में आप रहते हैं तो वहां आप एसओपी का बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप जैसे जयपुर में रहते हैं, अदर सिटी में आप दिल्ली में आप एसओपी का बेनिफिट क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो बताओ, अगर आपने ये कंडीशन क्या कर दी, पूरी कर दी, ये पूरी कर दी, तो आपको इन तीनों में से जो लोअर है बच्चों, उसका क्या मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आइए बच्चों, अपन ने कौन कौन से सेक्शन देख लिए, एटीडी हो गया, डबल डी हो गया, एटीडीडीबी हो गया, एटीई हो गया, डबल ई हो गया, ई ए हो गया, ई बी हो गया और एटीजी हो गया, डबल जी हो गया, जी जी ए हो गया, जी जी बी हो गया और जी जी सी हो गया। बच्चों ये डोनेशन पे है, ये रेंट पे है, ये इंटरेस्ट पे है और ये हेल्थ पे है। ठीक है, यही हमारे जो पर्सनल नोटिफाइड खर्चे हैं, इन्हीं का हमको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा हमको कोई और डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद तुम्हारा आता है इनकम बेस्ड डिडक्शन, इनकम बेस्ड डिडक्शन, और एक आता है इन्वेस्टमेंट बेस्ड। इनकम बेस्ड डिडक्शंस क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो मेनली सेक्शन आते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है एटीयू, एटीटीटीए, एटीटीटीबी, एटीक्यूक्यूबी, एटीआरआरबी, आरआरबी और एटीक्यूक्यूबी, आरआरबी, है ना। और एक आता है एटी डबल जे डबल ए, एटी डबल जे डबल ए। इसमें ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट थ्री इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी पूछता रहता है, और ये आपके तीन मेन इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैं मेन है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाले तीन। एटीयू, अगर मान लो कोई हैंडीकैप्ड है, वो इंडिपेंडेंट है, तो हैंडीकैप को बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स में 75,000 का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। और अगर डिसेबिलिटी ज्यादा है, 80% से ज्यादा है इस पर ना, तो उसको सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं उसको, आपको 1,20,000 का क्या मिलेगा, डिडक्शन। अगर हैंडीकैप खुद यहाँ डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो फिर पेरेंट्स को 80 में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80 अगर आप इंडिविजुअल हो, आप क्या हो, इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आपकी जीटीआई में, आपकी जीटीआई में ये सेक्शन का बेनिफिट इंडिविजुअल को भी मिलता है और एचयूएफ को भी मिलता है जो रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ जो क्या हो, रेजिडेंट हो। अगर आप, और बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते इंडिविजुअल, हम ये बोल सकते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, दोनों हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट, दोनों को मिलता है मतलब। ठीक है, बाकी कंपनी फर्म को नहीं मिलता। अगर आपकी जीटीआई में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इंक्लूड है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या वो पोस्ट बैंक हो, अगर आपकी जीटीआई में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इंक्लूड है तो जितना इंक्लूड है वो ले लो, और 10,000 रुपीज जितना इंक्लूड है और 10,000 रुपीज दोनों में से जो लोअर है उसका आपको जीटीआई में से क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब हम जीटीआई अदर सोर्स की इनकम निकालते हैं तो जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है वो 3,500 तक का क्या होता है, एग्जेप्ट होता है। 3,500 तक का क्या होता है, एग्जेप्ट होता है। तो सपोज करो आपको पोस्ट ऑफिस से मिला 10,000, बैंक से मिला 10,000, कोऑपरेटिव बैंक से मिला 10,000, तो जब आप अदर सोर्स की इनकम निकालेंगे, जब अदर सोर्स की इनकम निकालेंगे तो वहां पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट उसमें 3,500 माइनस कर देना, वो बचा 6,500, और बाकी जो दो इंटरेस्ट थे उनका टोटल लगा लेना, टोटल हो गया 26,500, 26,500 जीटीआई आ गई। अब जीटीआई में से 26,500 और 10,000 दोनों में से जो लोअर है उसका आपको क्या मिल जाएगा, 80 टीटी में क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप कौन हो, सीनियर सिटीजन हो और रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो और रेजिडेंट हो, मतलब एचयूएफ यहाँ कवर नहीं है, और आपकी जीटीआई में तीन प्रकार के इंटरेस्ट इंक्लूड है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, आरडी, पोस्ट ऑफिस में जो आरडी होती है आरडी का इंटरेस्ट, मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, उसका इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस या बैंक कहीं भी हो, और तीसरा हो गया बच्चों फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। तो अगर सीनियर सिटीजन की जीटीआई में तीन इंटरेस्ट इंक्लूड है, आरडी, एफडी और सेविंग, उनका टोटल ले लो, और 50,000 दोनों में से जो लोअर है, 50,000 दोनों में से जो लोअर है उसका बच्चों 80 टीडीबी में क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप 80 टीडीबी का बेनिफिट ले रहे हो तो 80 टीडीबी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो टीटीबी बेसिकली रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए है, और टीटीए इंडिविजुअल एचयूएफ चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आपको रॉयल्टी की इनकम होती है, अगर आपकी जीटीआई में रॉयल्टी की इनकम है, तो जितनी जीटीआई में इनकम इंक्लूड है और 3 लाख रुपए दोनों में से जो लोअर है उसका आपको इस सेक्शन में क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है इन दोनों। और एक अगर आपकी पेटेंट पे रॉयल्टी की इनकम होती है तो जितनी जीटीआई जितनी इनकम इंक्लूड है और 3 लाख रुपए दोनों में से जो लोअर है उसका क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है।
ये सेक्शन अपन सेपरेटली बात करेंगे, इस क्लास में भी बात नहीं करेंगे। 80 डबल जे, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपके मैंने दो प्रकार के डिडक्शन कंप्लीट करवा दिए। एक का नाम है एक्सपेंडिचर बेस, एक का नाम है इनकम बेस। एक बच्चे होता है इन्वेस्टमेंट बेस। इन्वेस्टमेंट बेस, इन्वेस्टमेंट बेस में बच्चों हमारे तीन सेक्शन आते हैं, 80C, 80 ट्रिपल सी, 80 CCD1, ठीक है। एक आता है 80 CCD1B और एक आता है 80 CCD2, 80 CCD2। ये 5 प्रकार के सेक्शन आते हैं। कुछ नोटिफाइड नेम्स है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ नोटिफाइड स्कीम्स के अंदर पैसा जमा कराते हैं तो जितना अमाउंट क्या किया, डिपॉजिट कराया और 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो लोअर है उनको क्या मिलता है, रिडक्शन मिलता है। अमाउंट डिपॉजिटेड और 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो लोअर है उसका आपको क्या मिलता है, रिडक्शन मिलता है। नोटिफाइड स्कीम्स है, वो अभी नाम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। 80 ट्रिपल सी में क्या है, LIC का एक एन्युटी प्लान है। उसमें जितना आपने पैसा जमा कराया वो ले लो और 1.5 लाख रुपए। आप पैसा क्यों जमा कराते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको उस फंड से क्या मिलेगी, पेंशन। और अगर फ्यूचर में जो पेंशन मिलती है वो अदर सोर्स की टैक्सेबल होगा, ध्यान रखना। तो जितना आपने जमा कराया और 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो लोअर है उसका आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ऐसे ही बच्चों एक 80 CCD स्कीम बोल लो या न्यू पेंशन स्कीम बोल लो, इसके अंदर अगर आपने जितना पैसा जमा कराया वो ले लीजिए अमाउंट डिपॉजिट, और यहां पे ले लीजिए 20% ऑफ GTI, 20% ऑफ GTI, दोनों में से जो लोअर है वो आप इसको ले लीजिए। बट एक ध्यान रखना, सपोज करो यहां मैंने जमा कराया 1 लाख रुपए, तो मुझे 1 लाख का बेनिफिट मिल गया। यहां मैंने जमा कराया 1 लाख, तो मुझे यहां 1 लाख का बेनिफिट मिल गया। यहां मैंने जमा कराया 1 लाख और 20% ऑफ GTI मेरी मान लो 8 लाख है, मुझे यहाँ 80,000 का बेनिफिट मिल गया। तो इन तीनों का जो टोटल है, सेक्शन 80 CC ये बोलता है वो 1.5 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं होगा। तो पहले यहाँ पे इंडिविजुअल सेक्शन की लिमिट दी हुई है, मैक्सिमम इतना, इनका टोटल लगा लेना और वो टोटल मैक्सिमम 1.5 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों सेक्शन है वो 1.5 लाख 1,50,000 के बाहर है, वो एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे आएगा कितना, 1.5 लाख रुपए, 80 CCD2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारी न्यू पेंशन स्कीम होती है उसके अंदर आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया, तो जैसे सपोज करो आपने यहाँ 1 लाख जमा करा दिया, यहाँ 1 लाख जमा करा दिया, तो आपको यहाँ जमा कराने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, और ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसमें रिटर्न श्योर नहीं होता, तो लोगों को ये स्कीम पसंद नहीं आई। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितना पैसा आपने जमा कराया उसमें से आप 50,000 माइनस कर दो। जैसे मान लो आपने 80,000 जमा कराया, तो 80,000 जब आप जमा कराते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, 1 वाला और 1B वाला। तो आप 80,000 को 1B के लिए अलॉट कर दो, 1B के लिए। तो आपने 1B के लिए अलॉट किया ना, तो आपको 50,000 रुपए का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगा, 50,000 का। तो अगर आपने 1 के लिए रखा तो 1 के लिए रखोगे तो वो 2 लाख की लिमिट में आ जाएगा और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप वो फंड, जब आप ITR भरते हैं और आपने ये बोल दिया कि मैंने 1B के लिए पैसा सेलेक्ट किया है, तो बच्चों आपको 1.5 लाख के अलावा 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा 80 CCD 1B का, 80 CCD 1B का। तो बेटर हमेशा यही होता है, जब भी आप NPS में पैसा डालते हो तो आपने जितना भी पैसा डाला पहले 50,000 इसको दे दो, क्योंकि ये 50,000 1.5 लाख के अलावा है। फिर जो रिमेनिंग बच गया वो 1 के अंदर डाल दो, क्योंकि 1 के अंदर ये सबका टोटल 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। एक होता है बच्चों 80 CCD2, 80 CCD2। बच्चों ध्यान रखना, 1 तब लगता है जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं हो। हम ये नहीं बोल रहे आप एम्प्लॉय है नहीं हो, 1 तब लगता है जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं हो। और अगर आपने आपके NPS में एम्प्लॉय भी पैसा डाल रहा है और एम्प्लॉयर भी पैसा डाल रहा है, उस केस के अंदर बच्चों नियम कुछ अलग होंगे। अगर एम्प्लॉय भी पैसा डाल रहा है और एम्प्लॉयर भी पैसा डाल रहा है, उस केस में क्या होगा, 80 CCD1, 80 CCD1B और 80 CCD2 उसके प्रोविजंस थोड़े से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले जो एम्प्लॉयर ने पैसा डाला, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी ने पैसा डाला उसको एक बार सैलरी हेड में पूरा टैक्सेबल कर देना, एक बार सैलरी हेड में पूरा टैक्सेबल कर देना। और फिर GTI में से जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, जितना एम्प्लॉयर का क्या था कंट्रीब्यूशन था, और फिर फॉर्मूला हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ क्या, सैलरी। दोनों में से जो लोअर है उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो क्या ट्रीटमेंट होता है, एक बार सैलरी में 100% टैक्सेबल कर देना, और टैक्सेबल करने के बाद जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में वही आएगा, बेसिक सैलरी आएगा,
डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट आएगा और परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑफ टर्नओवर आएगा, वो आएगा, उसका 10% ले लो। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो 10 की जगह 14% आएगा, 14%। तो ये कोई 1.5 लाख के अलावा, इसके 1.5 लाख के अंदर नहीं अलग से है, तो सैलरी एंड में पूरा टैक्सेबल कर दो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को, और बाद में इस सेक्शन में बेनिफिट ले लो। ये 1 और 1B का लॉजिक वही है जो आपने ऊपर पढ़ा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे था एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या है बच्चों, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन और क्या 10% ऑफ क्या सैलरी, दोनों में से जो लोअर है उसका आपको मिल जाएगा बेनिफिट। लेकिन आपको पता है ये 80C और 80CCC ये तीनों 1.5 लाख की लिमिट तक आते हैं। तो अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि 1 में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आप यहाँ से 50,000 रुपए इसको शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये 1,50,000 के एक्स्ट्रा होता है। तो आपने जो भी पैसा जमा कराया उसमें से पहले 50,000 रुपए इसको दे दो और रिमेनिंग यहाँ रख दो, उससे आपको एक्स्ट्रा 50,000 का क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो मैंने आपको एटीसी बताया। अब एटीसी में नोटिफाइड स्कीम्स है, उसमें अगर आप पैसा जमा कराते हो, जितना पैसा जमा कराया 1.5 लाख विच एवरेज लोअर, ठीक है। 80CCC में एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी अंडर सेक्शन 80CCC जितना जमा कराया 1.5 लाख विच एवरेज लोअर। 80CCD1 के अंदर 2 फॉर्मूले हैं, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो जितना पैसा जमा कराया और 20% ऑफ जीटीआई, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो एम्प्लॉय का जितना कंट्रीब्यूशन था और 10% सैलरी विच एवर इज लोअर। इन तीनों का टोटल मैक्सिमम कितना अलाउड होता है, 1.5 लाख। अगर आपको लगता है कि 1 में पैसा डालने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो 50,000 1 में शिफ्ट कर दो, वहां आपको एक्स्ट्रा 50,000 का मिल जाएगा। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है तो वो एक बार सैलरी एंड में पूरा टैक्सेबल होता है और बाद में जीटीआई में से 80CCD2 के अंदर लोअर ऑफ फॉलोइंग का डिडक्शन ले लो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14% ऑफ सैलरी, और ये जो 80CCD2 है और 1B है वो 1,50,000 के अलावा है। आई होप ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एटीडी पढ़ाया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, डबल डी बताया हैंडीकैप का, डबल डी भी बताया स्पेसिफाइड बीमारियों का इलाज, पढ़ाई के लिए लोन, घर के लिए लोन 16-17 में सैंक्शन हुआ, घर के लिए लोन 16-17 में सैंक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लोन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लोन। उसके अलावा बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया जी, नोटिफाइड इंस्टीट्यूट को डोनेशन, नोटिफाइड इंस्टीट्यूट को डोनेशन, अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा और आप घर के लिए रेंट पे कर रहे हो, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट को डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन और इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन, ये सारे सेक्शन ये थे। एटीयू, एटीटीटीए, एटीटीटीबी, एटीक्यूक्यूबी, आरआरबी और एटीजेजेए, आपको वहां पे एक्स्ट्रा 30 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने पे आपको 30% का आपको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है लगातार 3 सालों के लिए। ऐसा वो एटीजेजे सेक्शन में हम बात करते हैं। आइए बच्चों अब बात करते हैं एटीसी के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं जहां आपको इन्वेस्टमेंट करने पे बेनिफिट मिलता है। बच्चों वहां पे सबसे पहले नाम आता है बच्चों, एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए पे किया, स्पाउस के लिए, खुद के लिए और चाइल्ड के लिए। यहाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कोई चक्कर नहीं है, स्पाउस के लिए, चाइल्ड के लिए और क्या खुद के लिए। आपने पीपीएफ में पैसा जमा कराया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया, आपने यूलिप में पैसा जमा कराया, या आपने एन्युटी प्लान जीवन धारा जीवन रक्षा में पैसा जमा कराया। ये शुरू के जो फर्स्ट 4 है, एलआईसी, पीपीएफ, जीवन धारा और यूलिप, इसके अंदर खुद के नाम से, स्पाउस के नाम से और चाइल्ड के नाम से पैसा जमा कराओगे तो बेनिफिट मिलेगा। और बाकी स्कीम जो होती है उनमें अगर खुद के नाम से पैसा जमा कराओगे तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी नाम कौन कौन से हैं बच्चों, आपने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, इसमें जमा कराया। इसके अलावा एनएससी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो पोस्ट ऑफिस में होती है, उसका इंटरेस्ट भी एटीसी के अंदर ही एक बार जाएगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा और इंटरेस्ट भी एटीसी के 1.5 लाख की लिमिट में आएगा। आपने ना पोस्ट ऑफिस में 5 साल की एफडी बनाई, आपने नाबार्ड के अंदर पैसा जमा कराया, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सीनियर सिटीजन स्कीम सेविंग स्कीम होती है उसमें पैसा डाला, म्यूचुअल फंड्स की और यूटीआई में पैसा लगाया, या आपने म्यूचुअल फंड या यूटीआई के पेंशन प्लान में पैसा लगाया, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर आपने गर्ल चाइल्ड के नाम से अकाउंट खुलाया है, तो आपको बताओ जितना पैसा जमा कराया और 1.5 लाख रुपए, ऐसा नहीं कि सब स्कीम के लिए 1.5 लाख, टोटल में है जितना पैसा जमा कराया और 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो लोअर है उसका आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। इसी तरह से बच्चों अगर आप ट्यूशन फीस का पेमेंट करते हो, ट्यूशन फीस क्यों करते हो, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए एक्सपेंडिचर नहीं होते, इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो इसलिए एटीसी में कवर कर रखा है। ट्यूशन फीस का अगर आप पेमेंट करते हो, जो ऐसी इंस्टीट्यूट को पे करते हो जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है और जो फुल टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कराती है और इंडिया में प्रोवाइड कराती है, तो ऐसे केस में जितना आपने पे किया ट्यूशन फीस और तो आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का क्या मिल सकता है, डिडक्शन मिल सकता है, बट मैक्सिमम 2 बच्चों से ज्यादा का नहीं मिलेगा। इसी तरह से बच्चों अगर आपने हाउसिंग लोन लिया नोटिफाइड इंस्टीट्यूट से, यहाँ पे कुछ नोटिफाइड इंस्टीट्यूट से
रेजिडेंस घर के लिए हाउसिंग लोन लिया, तो उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो तो 24 में जा सकता है, कभी कभी 80 डबल ई में भी डबल ई 80 और डबल ई में भी जा सकता है। जो प्रिंसिपल होता है, अगर आपने नोटिफाइड इंस्टीट्यूट से लोन लिया तो प्रिंसिपल का आपको एटीसी में डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन वो ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट में आएगा। लोन आपने एक्वायर और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, रिपेयर और रिनोवेशन के लिए नहीं लिया। तो इस कंडीशन क्या है, एक तो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए घर लिया है, नोटिफाइड इंस्टीट्यूट से लोन लिया है, एक्वायर और कंस्ट्रक्शन के लिए है, रिपेयर रिनोवेशन के लिए नहीं लिया, ठीक है। और आप इस घर को 5 साल तक बेचना भी मत, ये भी इसके अंदर एक लॉक इन पीरियड है। इसके अलावा बच्चों कुछ एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमने जो मकान खरीदते समय रजिस्ट्री या स्टाम्प ड्यूटी के पेजेस चार्जेस पे किए थे, वो भी एटीसी में क्वालिफाई करते हैं, वो भी बच्चों एटीसी में क्या करते हैं बच्चों, क्वालिफाई करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना कि ये खर्चे भी हमारे एटीसी में क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 12 से पहले ली है, अगर पॉलिसी आपने 1 अप्रैल से 12 से पहले ली है, तो आपको पूरा प्रीमियम एटीसी में क्वालिफाई नहीं करता। जो भी आपका मैक्सिमम सम अश्योर्ड था, मैक्सिमम सम अश्योर्ड मान लो आपका 4 लाख का था और प्रीमियम सपोज करो 90 लाख का था, और पॉलिसी आपने 1 अप्रैल 12 से पहले ली है, तो जो तुम्हारा 4 लाख है उसका 20% होता है 80,000। तो 80,000 ही क्या करेगा, प्रीमियम एटीसी के अंदर क्वालिफाई करेगा, ना कि पूरा 90,000 क्वालिफाई करेगा। अगर आपने पॉलिसी 12-13 में ली है, 12-13 में ली है, तो मैक्सिमम सम जो अश्योर्ड है उसका 10% ही एटीसी में क्वालिफाई करेगा। तो सपोज करो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं 60,000 का, पॉलिसी अमाउंट है 4 लाख का, तो बताइए 4 लाख का 10% होता है 40,000 रुपए, उतना ही क्वालिफाई करेगा। अगर आपने पॉलिसी 12-13 के बाद ली है, अगर आपने पॉलिसी 12-13 के बाद ली है ना, तो जितना मैक्सिमम सम अश्योर्ड का 10% ही करेगा। लेकिन अगर आपने हैंडीकैप के लिए लिया है, या जो ऐसा पर्सन जो स्पेसिफाइड डिजीज से सफर कर रहा है उसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, तो बच्चों उस केस के अंदर 15% होगा, अदरवाइज क्या होगा, 10% ही होगा। तो 1 अप्रैल 12 से पहले लिए तो कोई के लिए भी लियो 20%, 12-13 में लिए कोई के लिए भी लिए तो 10%, और 13-14 ऑनवर्ड्स लिए, 13-14 क्या लिए, ऑनवर्ड्स लिए, उस केस के अंदर बच्चों आपने अगर हैंडीकैप के लिए लिए तो उसके लिए आपको मिलेगा 15%, क्वालिफाई कर सकता है मैक्सिमम सम अश्योर्ड का, और नॉर्मल के लिए तो बच्चों 10% करेगा। इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। कुछ पॉइंट्स है जो मैंने कवर, सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ 1-2 पॉइंट्स है जो कवर नहीं किए, बाकी मैंने आपका सारा पॉइंट कवर कर लिया है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने रेस्पेक्टिव मॉड्यूल और जो आपको रेस्पेक्टिव बुक मैंने सजेस्ट की है उसके क्वेश्चंस आपको सारे करने होते हैं। इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। थैंक यू वेरी मच।